आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा? अब हमें किसी भी सॉल्यूशन की अगर नॉर्मलिटी निकालना होगा तो वो किस तरीके से निकालते हैं। तो नॉर्मलिटी को पहले तो हम आंसर रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। मतलब नॉर्मलिटी का क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है तो वो सॉल्यूशन लीटर में होगा। पहली बात तो वो क्या होगा, लीटर में। अब उस लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होगा वही उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी होगा। बात समझ में आ रही? तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? अब इसको अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैं यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को EQ से लिख देता हूं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को VL से लिख देता हूं। V मतलब वॉल्यूम और क्योंकि लीटर में है इसलिए मैं L लिख देता हूं। बात समझ में आ रही? अब मैं क्या करता हूं, अगर मुझे EQ निकालना हो तो मैं EQ किस तरीके से निकालूंगा। अगर मुझे EQ निकालना होता है, जैसे N निकालना होता तो हम वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट रखते थे तो N की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अगर EQ निकालना है तो बस सिंपल सी बात है, वहां हम वेट ऑफ सोल्यूट तो वैसे ही रखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट। अब M की जगह यहां पर मोलर मास की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या आ जाएगा, EQ आ जाएगा। अब यही EQ की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। बात समझ में आ रही? यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर बात ये आती है कि EM कैसे निकालेंगे। तो बेटा EM निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय एन फैक्टर। अब यहां पर एन फैक्टर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, ये भी आप यहां नोट कर लीजिएगा कि W का मतलब क्या है। तो यहां पर हम वेट ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट। EM क्या है, यह इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट है। बात समझ में आ रहा है? मास ऑफ सोल्यूट शॉर्ट में लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। बात समझ में आ रही बेटा? और यहां पर एम क्या है, मोलर मास। ये क्या है, मोलर मास किसका, सोल्यूट का, बाय एन फैक्टर। इस तरीके से हम सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात तो नॉर्मलिटी की हो गई। लेकिन यहां पर अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एन फैक्टर क्या है, ये एन फैक्टर कहां से निकाला जाता है। तो बेटा ये एन फैक्टर निकालने के लिए हमें कुछ चीजें समझना पड़ेगा। तो आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एन फैक्टर निकालते कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलो ठीक है, तो अब हम एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो एन फैक्टर को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना कि किस तरीके से हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करना है। तो देखो, पहला हमारा केस है इन केस। कौन सा केस? इस केस में हम देखते हैं एन फैक्टर केस है। तो इन केस एन फैक्टर फॉर एसिड। हम एसिड में अगर हमारे पास कोई एसिड होगा तो उसमें एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बता देता हूं आपको कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय एसिड इन aqueous solution
एक्वस सॉल्यूशन, मतलब किसी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड के द्वारा दिए गए जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे वही एन फैक्टर होगा। बात समझ में आ रहा? वही एन फैक्टर होगा। अब वो एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? देखो, जैसे मान लिया एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमने ले लिया HCl। HCl एक एसिड होता है। जब इसको हम डिसोसिएट करते हैं, इसको घोलते हैं, तो ये आयन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है बेटा? आयन में टूट जाता है। अब इसमें चेक करो कितने हाइड्रोजन आयन है, तो आपको यहाँ एक हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा, मतलब एन फैक्टर कितना हुआ? एन फैक्टर 1 हुआ। तो एसिड का एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ। इसी तरीके से हम एग्जांपल से समझे H2SO4, यदि हम इसकी बात करें तो ये 2 हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 - 2 आयन में टूटता है। तो अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आयन दिए इसने? 2। तो n की वैल्यू कितना हो गई? 2 हो गई। तो बात यहां पर ये समझ में आ रही होगी आपको कि भैया जितना कोई से एसिड की बात कर रहे हैं, अगर वो हाइड्रोजन आयन जितने देगा, 1 2 3 4 5 जितने भी हाइड्रोजन आयन देगा, वो ही उसका एन फैक्टर होगा, वही एन फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ रही? हाँ, आपको एक्सेप्शन में एक और बात मैं बता देता हूं कि कभी कभार ये H2SO4 एक्सपेरिमेंटली बोल रहे हैं, कभी कभार ये H2SO4 1 हाइड्रोजन आयन देता है और एक HSO4 नेगेटिव आयन देता है। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हो गया। लेकिन ये अगर हम देखें तो 99% चांस ये वैल्यू का होता है, 1% हम इसको मान लेते हैं। तो ये आप जब भी ऐसे कोई कंडीशन ना हो तो आप उसका एन फैक्टर कितना लिखोगे? 2 ही लिखोगे। बात समझ में आ रही बेटा? तो हम इस प्रकार से किसी भी एसिड का एन फैक्टर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बेस का कैसे निकालना है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलो, तो अब हम यहां पर अगर बेस का क्या निकालना है? एन फैक्टर निकालना है। तो बेस का एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? यहां पर नंबर ऑफ OH आयन, नंबर ऑफ OH आयन ऑफ गिवन बाय बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में बेस के द्वारा जितने OH आयन दिए जाएंगे वही उसका एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल से जैसे हम मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर हम देखें तो Na+ आयन और OH नेगेटिव आयन, तो आप सीधा बोल दोगे इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ। कितने OH आयन देता है? 1 दिए। इसी प्रकार से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, अगर ये आयन में टूटता है तो कैल्शियम 2+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन, कितने? 2। तो यहां पर एन फैक्टर कितना हुआ इसका? 2 हुआ। इस तरीके से हम किसी भी बेस का क्या निकाल सकते हैं? एन फैक्टर निकाल सकते हैं। है कि नहीं? कितना सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब वो कोई सा भी एसिड हो, उसमें बेस हो, हम उस तरीके से उसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम यहां पर थर्ड केस की बात करते हैं जिसमें एन फैक्टर अगर हमें निकालना है तो एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, अगर हमें सॉल्ट में एन फैक्टर देखना है, सॉल्ट में एन फैक्टर देखना है तो हम किस तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो देखें कैसे निकालते हैं। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना इस बात पर। यहां क्या बोल रहे हैं? चाहे आप टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करें या टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करें, किसी भी सॉल्ट में टोटल मैग्नीट्यूड आयन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वही उसका एन फैक्टर होगा। बात यहां एक और ये भी याद रखना है आपको कि यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं करते हैं। यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए एन फैक्टर नेगेटिव नहीं, क्योंकि एन फैक्टर एक नंबर है। तो नंबर है तो इसलिए यहां पर या तो हम नेगेटिव टोटल देख ले कि उसमें कितने नेगेटिव है, या फिर हम पॉजिटिव उसमें चेक कर ले कि कितने पॉजिटिव, दोनों में से किसी एक का टोटल देख लेते हैं।
मतलब इसीलिए लिखा था टोटल मैग्नीट्यूड, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, वही सॉल्ट का एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे Ca2CO3, अगर हम देखें तो ये डिसोसिएट होता है, तो Ca यहां पर अगर देखें 2+ आयन, बात समझ में आ रही। उसके बाद अगर हम यहां इसको इस तरीके से CO3 -2 आयन। अब देखो एक बात ध्यान दो कि इस पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर ये पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर एन फैक्टर क्या, अब की कोई भी नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव, तो एन फैक्टर क्या हुआ बेटा, 2 हुआ। बात समझ में आ रही, एन फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल समझ ले, मान ले जाए Al2SO4 अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो 2 एल्यूमिनियम और 1 एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं, +3 चार्ज होता है। बात समझ में आया, तो SO4 और कितने हैं 3, तो इस पर कितने होते हैं बेटा, इस पर कितने होते हैं, -2 चार्ज। तो देखो अगर देखें एक बात समझ में आती है, यहां 3 है, एक पर -2 चार्ज है, तो 3 है तो कितने 6 चार्ज हो गए। यहां कितने हो जाए, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितने हो गए बेटा, टोटल चार्ज इसके +6 चार्ज हो गए, सॉरी -6 चार्ज हो। और इसकी बात करें, एक पर +3 होता है, तो 2 पर कितने हो गए, +6। बात समझे, तो +6 से -6, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया, n = 6। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से हम सॉल्ट में एन फैक्टर को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही। तो टोटल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वही उसका एन फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही बेटा। तो ये हो गया एन फैक्टर किसका, सॉल्ट का। अगला लास्ट है कि 4th केस में हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। ठीक, तो अब हम लास्ट केस पर चलते हैं कि यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रही। यदि हमें एन फैक्टर निकालना हो, किसका एन फैक्टर निकालना हो बेटा, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, या कहे तो रिड्यूसिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसका हमें अगर एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं उसका एन फैक्टर बेटा। तो याद रखना, एन फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, किसमें, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या रिड्यूसिंग एजेंट में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वही उसका एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा KMnO4, है ना, KMnO4 नाम सुना होगा। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने कहां सुना, लैब में आपने देखा होगा। जब हम टाइट्रेशन लगाते हैं तो उसमें KMnO4 ले लेते हैं, और क्योंकि इसको एसिड मीडियम में डालते हैं। अब एसिड मीडियम क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड। टाइट्रेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालते हैं। तो जब इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं, क्या करते हैं, जब इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये Mn2+ आयन देता है। किसमें कन्वर्ट होता है, Mn2+ आयन में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर हुआ क्या, किस तरीके से हुआ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अगर हम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो आपको पता है पोटेशियम पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। बात याद रखना, ऑक्सीडेशन -2 और इसका +1 होता है। बात समझ में आ रही बेटा। अब क्योंकि इस पूरे टोटल कंपाउंड पर अगर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 0 हुआ। कैसे 0 हुआ, मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, यहां पर ऑक्सीजन का तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है नहीं, पोटेशियम का हो। यहां पर जो मेटल है आपको दिया डी ब्लॉक की, मैग्नीज है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, देखो ध्यान से। अब यहां पर एक ऑक्सीजन -2 चार्ज है, तो ध्यान देना, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो 4 ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होंगे, -8 हुए। बात समझ में आ रही। अब यहां पर पोटेशियम पर 1 है और टोटल 0 हुए, तो मतलब कि इस पर +7 होगा, मैग्नीज पर कितने हैं, +7। देखो +7 और 1 कितने होगा, +8, और यहां -8, तो -8 +8 से कैंसिल होगा तो 0 बचा। तो यही कारण है कि मैग्नीज पर कितने हैं,
+7, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने कितने लिए, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। देखो यहाँ Mn+2 है तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो n फैक्टर कितना हुआ, 5 हुआ। क्यों, मैंने क्या बोला, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो Mn मैग्नीज पर +7 चार्ज है, लेकिन जब इसको हमने क्या किया कि एसिड मीडियम में डाला, एसिड मीडियम में डाला तो इसने Mn+2 चार्ज दी, यहाँ पर +2 चार्ज, यहाँ पर +7, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो n की वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई। बात समझ में आ रही बेटा, ये तो हो गया एसिड मीडियम में। अगर हम इसी की बात किस मीडियम में बात करें, बेस मीडियम में बात करें, तो बेस मीडियम में आप देखोगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये हो जाता है K2MnO4। बात समझ में आ रहा है बेटा, K2MnO4। अब ध्यान दो, एक पर इस पर 2 है तो यहां पर 4 है तो कितने हो गए, -8। यहाँ पर एक पर +1 चार्ज होता तो 2 है तो कितने हो गए, +2 चार्ज, मतलब यहां पर +2 चार्ज हो गए। अब -8 और +2, तो अब बचे कितने, देखो ध्यान से, तो कितने +6 इस पर होंगे। बात समझ में, तो देखो यहां पर कितने हैं, 7 + 4, और यहां पर कितने हैं, +6, मतलब 7 से +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 1। तो इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। किस मीडियम में, बेस मीडियम में। ये एसिड मीडियम में ये देता है, ये बेस मीडियम में ये देता है। बात समझ में आ रही। अब ये न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं, न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं। तो न्यूट्रल मीडियम में क्या करता है, MnO2 देता है। क्या देता है, MnO2 देता है। तो बात समझ में आ रही। तो देखो इसके ऊपर कितने होंगे, -4 चार्ज, तो इसके ऊपर कितने होंगे, +4 चार्ज। तो यहां कितने हैं, +7 चार्ज, तो यहां पर कितना है, +4 चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3। तो इसका n फैक्टर कितना हुआ, 3। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या निकाल सकते हैं, एन फैक्टर निकाल देते हैं। देखो बेटा, आपको क्लियरली, आपको केवल इसको एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले ले और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एन फैक्टर निकाल लिया था, उस नॉर्मलिटी में एन फैक्टर रखते कैसे हैं तो वो चेक करते हैं। कर दे रब इसको, चलो ठीक है। तो हमने सीखा क्या, एन फैक्टर निकालना। किस किस का, एसिड का एन फैक्टर निकालना सीखा, बेस का एन फैक्टर निकालना सीखा, सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना सीखा, और यहां तक कि हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। बहुत सिंपल है एन फैक्टर का। अब देखो जो फॉर्मूला हमने बनाया था नॉर्मलिटी के, तो एक्चुअली वो फॉर्मूला कैसे बना था, वो बना था वेट ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यह बना था। अब क्योंकि यहां पर EM, तो मैंने बोला था कि EM कैसे निकालते हैं, तो EM कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला था कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय एन फैक्टर, यही किया था ना, एन फैक्टर यही किया था। अब देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने लिया था KMnO4, इसी को समझते हैं, KMnO4 ले लिया। अब इसका हमने यदि क्या किया, KMnO4 का ध्यान देना, KMnO4 को यदि हम इसका टोटल मोलिकुलर मास निकाले तो 158 होता है। कितना होता है बेटा, 158। तो देखो मोलिकुलर मास रख दे 158, और एन फैक्टर कितना आया था, आपने एन फैक्टर देखो यहां पर +8 था, सॉरी -8 था, यहां पर +1 तो बचे +7, और इधर इसने कन्वर्ट हुआ था Mn, अभी जस्ट अभी बताया। तो देखो 7 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 5। तो यहां पर कितना एन फैक्टर आया था, 5 आया। तो भैया एन फैक्टर की वैल्यू क्या रख दें, 5 रख दें, और जो कैलकुलेट किया गया 5 से डिवाइड कर देना 158, तो जो मतलब EM आएगा वो यहां रख देंगे, नॉर्मलिटी इजिली निकाल सकते हैं, है ना, सिंपल। हाँ, अब एक और बात, यदि क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना देकर ml में दिया जाए, तो ml में दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये ml के लिए बोल रहा हूं कि ml में अगर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें लीटर में निकालना होता है, लेकिन क्वेश्चन में कभी मिलीलीटर में दे दिया जाए
तो EM इंटू वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी कब निकाल सकते हैं, जब वैल्यू दी है ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया, ml में दिया, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही दिया है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बट इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो सो गाइस, आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और वो होगा मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट किस तरीके से हम निकालते हैं बेटा, मास बाय मास परसेंटेज आपको मैंने पिछली क्लास में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना सिखाया। आज हम यहाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है बेटा, जिसमें हमने मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो मास बाय मास परसेंट, और मास बाय मास परसेंट को निकालने के लिए एज द मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम, द मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, वही उस सॉल्यूशन की क्या होगी, मास बाय मास पर, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने मास ऑफ सोल्यूट होंगे वही उसका मास बाय मास परसेंट होगा। बात समझ में आ रही बेटा। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो देखो मास ऑफ सोल्यूट, तो यहां लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंट निकालना है तो परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला इसका बनेगा W, अब क्योंकि सोल्यूट के लिए है तो WB बाय, और क्योंकि टोटल मास तो WA प्लस WB और इनटू 1। समझ में आ रही। तो इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंट निकाल सकते हैं कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने मास ऑफ सोल्यूट होंगे वही उस सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज होगा। तो इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा। अब अगला टॉपिक है मास बाय मास परसेंट के बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए। अगला है मोलरिटी, अगला है बेटा मोलरिटी। अब किसी भी सॉल्यूशन का आप मोलरिटी निकालना चाहते हो, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। ध्यान से समझना, मोलरिटी में क्या कर रहे थे, मोलरिटी में क्या फर्क था, वहां लिख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे, और वो यहां पर सॉल्वेंट लिया। फर्क इतना है, तो यहां पर क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट है उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोल्यूट के वही उसकी मोलरिटी होगी। और इससे पहले मोलरिटी में क्या बोल रहे थे कि जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, यहां सॉल्वेंट नहीं था, सॉल्यूशन था। तो इस तरीके से मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस होता है ना। यहां सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना है, और वहां मोलरिटी में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स को पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो मैथमेटिकली फॉर्मूला बनाने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट
सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर हम ए लिख देते हैं। डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ, और किसका, सॉल्वेंट का, मतलब ए लिख दिया। बात समझ में आ रहा है। और ये सोल्यूट के लिए लिखा तो एन लिख दिया। अब एन का फॉर्मूला आपको क्या बनाया था, डब्ल्यू बाई एम। अब क्योंकि बी किसका बना रहे हैं, सोल्यूट का बना रहे हैं, तो यही वैल्यू हमने यहां रख दी एन के लिए। तो एन के लिए वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बात समझ में आ रही बेटा। इस तरीके से ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, और ये सब किस में है, ये किलोग्राम में है। और यदि ग्राम में दिया हो और किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ये तो कब होगा, जब क्वेश्चन आपको कैसा दिया जाए, किलोग्राम में ही दिया जाए, तो ये फॉर्मूला लगाना है। यदि आपको ग्राम में वैल्यू दी और उसको किलोग्राम में निकालना है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हम मोलरिटी निकाल मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में, वही उसका मोलरिटी होगा। फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और हम मोल्स ऑफ सोल्यूट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू से, और क्योंकि ए इसलिए लिखा, सॉल्वेंट हम ए मानते हैं, है ना। तो फॉर्मूला ये होगा, तो एन बाय डब्ल्यू ए। तो ये एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो यही वैल्यू हमने एन के लिए यहां रख दी। तो फॉर्मूला ये होगा। तो जब क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया तो ये फॉर्मूला, जब ग्राम में दिया तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इस प्रकार से मोलरिटी हम निकाल सकते हैं।